बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हीट इंजन को। बच्चों, आज हम हीट इंजन का बहुत ही बेसिक सा एक जनरल सा आइडिया डिस्कस करेंगे, जिसमें इसका इंट्रोडक्शन और इसके कुछ कंपोनेंट्स की हम बात करेंगे। फिर हम इसकी शॉर्ट सी वर्किंग डिस्कस करेंगे और लास्ट में इसकी एफिशिएंसी की बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हीट इंजन होता क्या है। बच्चों, ये एक डिवाइस का नाम है। कैसी डिवाइस है कि जिसको हम इनपुट देते हैं एज हीट और वो हमें आउटपुट देता है एज वर्क। यानी हीट हम उसको देते हैं इनपुट के तौर पे और वो हमें आउटपुट के तौर पे वर्क करके देता है या मैकेनिकल एनर्जी देता है। उसको हम बोलते हैं हीट इंजन। इसको यूँ डिफाइन करेंगे आप, हीट इंजन इज़ अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क। ठीक है। और इसके अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो बच्चों तीन इसके कंपोनेंट होते हैं, जिसमें नंबर 1 पे हाई टेम्परेचर रिजर्वायर होती है, एक लो टेम्परेचर रिजर्वायर होती है और एक होती है वर्किंग सब्सटेंस। हाई टेम्परेचर रिजर्वायर ये एक बॉडी होती है जो कि हाई टेम्परेचर पर होती है। ये एक्ट करती है एज अ सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। आप यूँ कह लें कि ये हीट एनर्जी सप्लाई करने वाला सोर्स है। ठीक है। होती एक बॉडी है जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ही हाई होती है, जिसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी लॉस करने के बाद ये थोड़ा सा टेम्परेचर डिक्रीज करती है। ठीक है। और बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करती है। ठीक है। तो ये ऐसी बॉडी होती है जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। यानी अगर थोड़ी बहुत हीट इससे ले भी ली जाए तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसके टेम्परेचर में कोई खास फ़र्क नहीं आता। ठीक है। तो ये मान लीजिए कि हमारे पास एक्ट करती है एज अ सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। ठीक है। इसीलिए हमने कहा इट इज़ अ सोर्स ऑफ हीट एनर्जी एंड इट इज़ एट हाई टेम्परेचर। इसका टेम्परेचर हाई होता है, जिसको हमने T1 से डिनोट किया। ठीक है। इट्स टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ हीट। अगर ये हीट ट्रांसफर कर भी दे ना तो इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। उसकी वजह यही है कि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इतनी हाई होती है कि जब तक ये बहुत लार्ज अमाउंट में हीट एनर्जी अपनी बॉडी से खारिज नहीं करेगी, निकालेगी नहीं, तब तक इसके टेम्परेचर में कोई फ़र्क नहीं आता। तो थोड़ी बहुत हीट लेने से इसको कोई फ़र्क नहीं महसूस होता। राइट। इसीलिए हम कहते हैं कि इट्स टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। एक जैसा टेम्परेचर रहता है ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ हीट, चाहे आप हीट इन करो चाहे हीट आउट करो। ठीक है। ओके। तो ये आ गया हमारे पास एक ऐसी बॉडी जो कि हाई टेम्परेचर पर है। उसका टेम्परेचर को हमने T1 कहा। ठीक है। इसको हमने कहा कि ये एज अ एक्ट करती है एज अ सोर्स ऑफ हीट एनर्जी के सोर्स के तौर पे ये काम करेगी। उसके बाद फिर हम बात करते हैं लो टेम्परेचर रिजर्वायर। ठीक है। लो टेम्परेचर रिजर्वायर को हम सिंक भी कहते हैं, जो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है। आपको पता ना हीट एनर्जी किधर जाती है, एक ऐसी बॉडी से जिसका टेम्परेचर हाई होता है उससे निकल कर लो टेम्परेचर वाली बॉडी के अंदर हीट जो है वो इंटर होती है। तो ये हमारे पास जो है वो लो टेम्परेचर वाली बॉडी है, लो टेम्परेचर रिजर्वायर। ठीक है। जिसको हम सिंक भी कहते हैं। इट इज़ अ बॉडी एट लो टेम्परेचर। ये ऐसी बॉडी होती है जिसका टेम्परेचर लो होता है। इट्स टेम्परेचर आल्सो रिमेन्स कांस्टेंट। ये भी इसी तरह के मटेरियल होता है कि जिसकी जो हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो बहुत हाई होती है। यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी अब्जॉर्ब करने के बाद थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाती है और बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी लूज करने के बाद थोड़ा सा टेम्परेचर कम करती है। बात समझ रहे हो ना मेरी बात। ओके। तो ये आगे जी हमारे पास इसके दोनों सब्सटेंस, दोनों कंपोनेंट्स, एक हाई टेम्परेचर रिजर्वायर जिसको हम शॉर्टली HTRV कहते हैं और एक लो टेम्परेचर रिजर्वायर जिसको हम शॉर्टली LTRB कहते हैं। उसके बाद फिर आता है हमारे पास वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस मतलब कि इस हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से लो टेम्परेचर रिजर्वायर की तरफ हीट लेके जाने के लिए कोई ना कोई चैनल भी चाहिए, कोई सोर्स भी चाहिए जो हीट को लेकर जाएगा। ठीक है। वो कोई लिक्विड हो सकता है, कोई गैस भी हो सकती है। तो हीट इंजन के केस के अंदर ये गैस होती है। तो ये जो गैस है वो हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं हीट के फ्लो के लिए फ्रॉम हाई टेम्परेचर रिजर्वायर टू लो टेम्परेचर रिजर्वायर, उसको मान लीजिए हम क्या कह देते हैं जी, ये हमारी वर्किंग सब्सटेंस है। गैस इज यूज एज अ वर्किंग सब्सटेंस इन द हीट इंजन्स। ओके। तो ये हमने इसके इंट्रोडक्शन और उसके 3 पार्ट्स जो मेन पार्ट्स हैं उसको हमने डिस्कस कर लिया। अगर हम यहाँ डायग्राम में भी देखें तो देखो ये हमारे पास HTR हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, यानी एक ऐसी बॉडी जिसका टेम्परेचर बहुत हाई है। ठीक है। और ये है LTR यानी लो टेम्परेचर रिजर्वायर। बात समझ रहे हो। और इसके दरम्यान में यहाँ पर ये इंजन होता है। इन दोनों पॉइंट्स के दरम्यान में ही इंजन काम कर रहा होता है। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग की। वर्किंग के छोटे से 2-3 पॉइंट्स हैं, आसानी से आपको समझ आ जाएंगे। पहला पॉइंट ये है कि ये जो हीट इंजन है ये वर्क करता है बिटवीन अ हॉट बॉडी एंड कोल्ड बॉडी। अब देखो हॉट बॉडी हमारे पास क्या है यहाँ पे, HTR हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। ठीक है। या इसको आप सोर्स ऑफ हीट एनर्जी भी कह सकते हैं।
और ये लो टेम्परेचर रिजर्वायर, ये हॉट बॉडी और ये कोल्ड बॉडी। तो हीट इंजन आपका इन दोनों के दरमियान में काम करता है। पहला पॉइंट अच्छे तरीके से याद रखिए कि हीट इंजन जो है वो वर्क करता है बिटवीन हॉट एंड कोल्ड बॉडी। ठीक है, अब ये काम करता कैसे है? Engine gain the heat energy from the source at a high temperature and converts a part of heat energy into the mechanical work and remaining part is rejected through the sink. अब इसके अंदर जो है ना इंजन में यहाँ पर जो है वो हमारे पास ये वर्किंग सब्सटेंस पड़ी है, वो क्या करती है जी, यहाँ से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, ये क्या है, HTR हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, यहाँ से हीट इसमें इंटर होगी। ठीक है, ये Q1 हीट इंटर हुई है। अब उस हीट का कुछ हिस्सा जो है वो वर्क की सूरत में निकल जाता है। ठीक है, ये कुछ हमने इससे मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर लिया और जो हिस्सा बच जाता है वो वापस इस तरफ चला जाता है। ये जो हमारे पास LTR है ना, ये लो टेम्परेचर रिजर्वायर, जिसको हम कोल्ड बॉडी कहते हैं, है ना। तो ये हॉट बॉडी है, ये कोल्ड बॉडी है। तो पहली बात, इंजन किस तरह काम करता है, हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी के दरमियान में इंजन काम करता है, जो पहला पॉइंट था। फिर काम करता किस तरह से है कि हॉट बॉडी से हीट आती है, इंजन रिसीव करता है हॉट बॉडी से हीट को, उसका कुछ हिस्सा जो है वो वर्क की सूरत में कन्वर्ट कर देता है और जो रिमेनिंग होता है वो सिंक को भेज देता है, यानी नीचे जो लो टेम्परेचर रिजर्वायर है उसकी तरफ उसको भेज देता है। तो Q1 हीट आई थी, कुछ अमाउंट ऑफ वर्क में कन्वर्ट होगी और जो रिमेनिंग बची उसको Q2 कहा और वो सिंक में चली गई। बात समझ गए हो? तो यही बात यहाँ पर बताई गई है, इंजन गेन द हीट एनर्जी फ्रॉम द सोर्स एट हाई टेम्परेचर एंड कन्वर्ट अ पार्ट ऑफ हीट एनर्जी इनटू द मैकेनिकल वर्क एंड रिमेनिंग, जो बाकी बचता है वर्क करने के बाद, ठीक है, रिमेनिंग पार्ट इज रिजेक्टेड थ्रू द सिंक। सिंक हमारे पास ये लो टेम्परेचर रिजर्वायर को कहा जाता है या कोल्ड बॉडी को कहा जाता है। बात समझ गए? अच्छा, अब अगर आप इससे लगातार हीट एनर्जी या लगातार मैकेनिकल वर्क लेना चाहते हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको साइक्लिक वे में ऑपरेट करना पड़ेगा। ये बात याद रखिएगा, हीट इंजन इज मेड टू ऑपरेट इन अ साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है, टू गेट कंटिन्यूस स्टेडी मैकेनिकल एनर्जी। लगातार आप इससे एक जैसी एनर्जी हासिल करना चाहते हैं तो आपको इस इंजन को साइक्लिक प्रोसेस में लेके चलना पड़ेगा। साइक्लिक प्रोसेस के बारे में आप जानते हैं कि सिस्टम जो है वो कोई भी आपके पास थर्मोडायनेमिक सिस्टम है वो एक खास स्टेट पर है। ठीक है, अब उसके अंदर नंबर ऑफ चेंजेस आते हैं, कुछ सीरीज ऑफ चेंजेस आती हैं, उसके बाद दोबारा ये उसी पोजीशन पर आ जाए जिस पोजीशन पर वो पहले था इनिशियली। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो साइक्लिक प्रोसेस होता है। यानी एक इनिशियल स्टेट से वो चला था, नंबर ऑफ सीरीज ऑफ चेंजेस आने के बाद दोबारा उसी स्टेट में आ जाता है, तो वो साइक्लिक प्रोसेस होता है हमारे पास, राइट। अच्छा, तो हमने इसको ऑपरेट करना है साइक्लिक वे के अंदर, राइट। अब एक बात याद रखिए कि अगर हम इसको साइक्लिक वे में लेके चलेंगे तो इसके अंदर जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। कैसे? देखो, हमारे पास ये एक स्टेट में है, एक हमारे पास जो भी एक वर्किंग सब्सटेंस है या एक सिस्टम है, उसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, कुछ वॉल्यूम होगा, कुछ प्रेशर होगा। अब ये नंबर ऑफ सीरीज ऑफ चेंजेस से गुजरने के बाद दोबारा उसी पोजीशन पर आता है। अब दोबारा उसी पोजीशन पर आने का मतलब है कि जितना पहले टेम्परेचर था उतना ही अब टेम्परेचर है। जो उसकी स्टेट पहले थी ना इनिशियली, सेम टू सेम वापस उसने वही स्टेट हासिल कर ली। तो पहले टेम्परेचर T1 था, लेट सपोज, तो कुछ चेंजिंग से गुजरने के बाद दोबारा जब उस स्टेज पर आया फिर भी उसका टेम्परेचर T1 है, टेम्परेचर में चेंज नहीं है। ठीक है, तो फिर इंटरनल एनर्जी में भी क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि जब इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है तो टेम्परेचर में चेंज आता है। तो इसको कन्वर्सली आप ले लें, अगर टेम्परेचर में चेंज नहीं है तो इंटरनल एनर्जी में भी चेंज नहीं है। बात समझ गए? क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस में सिस्टम एक स्टेट से चला था तो सीरीज ऑफ चेंजेस से गुजरने के बाद वापस उसी स्टेट में आ गया है। तो जो उसका पहले टेम्परेचर था वही टेम्परेचर उसका अब भी होगा, जो उसकी पहले स्टेट थी वही स्टेट उसकी अब भी होगी। तो इस तरह से जब टेम्परेचर में चेंज नहीं है तो इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। इस सूरत में हमारे पास जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है वो क्या होता है जी, हमारे पास जीरो होता है। साइक्लिक प्रोसेस के अंदर चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आप यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई करें अगर, तो उसके मुताबिक क्या होता है, जो हम हीट एनर्जी देते हैं उसका कुछ हिस्सा इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में लग जाता है और कुछ हिस्सा जो है वो वर्क करने में लग जाता है। ठीक है, तो क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस में सिस्टम जिस स्टेट से चला था वापस उसी स्टेट पर आ गया था, उसकी इंटरनल एनर्जी में फिर कोई चेंज नहीं आएगा। तो डेल्टा यू की जगह पे आप क्या पुट कर देंगे, जीरो पुट कर देंगे। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो प्लस डेल्टा डब्ल्यू, खत्म कर दें। तो डेल्टा क्यू सिंपली किसके इक्वल आ गया, वर्क के। ठीक है, तो जितना डेल्टा का मतलब होता है चेंज, जितना हीट में चेंज आया उतना ही उसने वर्क परफॉर्म कर दिया। बात समझ गए हो? जितना हीट में चेंज आया उतना सिस्टम ने वर्क परफॉर्म कर दिया। ये हमारे पास स्टेटमेंट आ जाती है। अब ये जो डेल्टा क्यू है ये बेसिकली क्या चीज़ है, हीट में चेंज। डेल्टा क्यू को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ से हीट लेकर आया था Q1, ठीक है, कुछ हिस्सा इसका वर्क में चेंज हो गया, जो बाकी बची वो क्या है, Q2। तो ये Q1 आई थी,
और जो वापस गई है सिंक में वो Q2 है, उसका कुछ हिस्सा जो है वो वर्क में चेंज हो गया। कितना वर्क में चेंज हो गया? इन दोनों को आप माइनस करें, Q1 माइनस Q2, तो ये कितना है फिर हमारे पास वर्क। लेट्स सपोज यहाँ से 10 जूल हीट एनर्जी आई थी, अब यहाँ पर पहुंची है हमारे पास 7 जूल, तो 3 जूल कहाँ चली गई? 3 जूल वर्क में चेंज हो गई। तो इधर थी हमारे पास कितनी? 10 जूल, यहाँ कितनी पहुंची? 7 जूल। 10 माइनस 7 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 3 जूल जो वर्क में कन्वर्ट हुई। इसीलिए कहते हैं कि भाई हमारे पास ये जो चेंज आया हीट में वो कैसे आया? Q1 माइनस Q2। बात समझ गए? तो इनिशियली हम Q1 हीट लेकर आए थे, फाइनली अब हमारे पास कितनी है? हमारे पास Q2 है। कितना चेंज आया इसके अंदर Q1 से Q2 में? ठीक है, वो वर्क के बराबर होगा। जिस तरह मैंने समझाया कि अगर 10 जूल आई थी, 7 जूल यहाँ पर पहुंची है, तो 3 जूल कहाँ गई? वो 3 जूल जो है वो वर्क में तब्दील हो गई। तो वो वर्क किसके बराबर है? 10 माइनस 7, 3 के बराबर है। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पर देखा कि ये चेंज इन हीट किसके इक्वल है? वर्क के बराबर है। तो डेल्टा क्यू की वैल्यू कैसे निकालेंगे? Q1 माइनस Q2, जितनी यहाँ से आई थी और जितनी सिंक में गई है दोनों को माइनस करेंगे तो आपको बस डेल्टा Q आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है कि भाई हमारे पास जो वर्क है वो किसके इक्वल आया? चेंज इन हीट के। Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू डेल्टा W, या वर्क कह लें आप सिंपली। ओके, अब हम बात करते हैं जी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी बेसिकली होता क्या है? एफिशिएंसी आउटपुट और इनपुट में रेशो होती है, यानी किसी मशीन को हम जो इनपुट दे रहे हैं उसके बदले में वो हमें कितनी आउटपुट दे रही है, ये उस मशीन की एफिशिएंसी होती है। आउटपुट और इनपुट में रेशो। अब इसमें हमें जो रिक्वायर्ड आउटपुट है वो क्या है कि ये हीट इंजन हमें वर्क करके दे। अब वर्क क्या है? हमारी आउटपुट है। इनपुट में हम क्या देते हैं उसको? हम उसको हीट दे रहे हैं, ये इनपुट है। वो हमें वर्क करके दे रहा है, वो आउटपुट है। तो एफिशिएंसी किस तरह पता चलती है? आउटपुट और इनपुट में रेशो से। तो यहां पर हम एफिशिएंसी को ईटा से शो करते हैं, दैट इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय हमारे पास है हीट गिवन। तो देखो वर्क डन जो इसने परफॉर्म किया इंजन ने, और हीट एब्जॉर्ब जो हमने इसको हीट दी है ना, डेल्टा Q1, राइट। तो इंजन ने डेल्टा W वर्क किया, ठीक है, और हमने जो उसको इनपुट दी वो क्या थी? Q1। तो यहां पर ऊपर आ गया वर्क डेल्टा W, नीचे हीट एब्जॉर्ब कितनी आ गई? Q1। अब जरा देखो ये वर्क जो है वो किसके बराबर होता है? हमने अभी अभी पढ़ा था कि जो वर्क यहाँ पर परफॉर्म हुआ वो Q1 माइनस Q2 के बराबर, अभी अभी ड्राइव किया था। तो इस वर्क की जगह पर हमने ये वैल्यू पुट कर दी Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1। अब ये दोनों का नीचे डिवाइजर है तो अलग अलग हम सेपरेटली इसको डिवाइड कर लेंगे, इसके नीचे भी Q1, इसके नीचे भी Q1। तो Q1 बाय Q1 आ जाएगा हमारे पास 1, यहाँ पर माइनस की जगह माइनस। अब ये Q2 बाय Q1 ये आ गया हमारे पास एफिशिएंसी का रिलेशन। ओके, अब हम जो है वो एक आइडियल सिस्टम कंसीडर करते हैं, यानी एक ऐसा सिस्टम ले लेते हैं जो कि सारी की सारी हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर देता है। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम एज्यूम कर लेते हैं थ्योरेटिकली कि एक ऐसा हीट इंजन है जो सारी की सारी हीट एनर्जी को वर्क में तब्दील कर देता है और सिंक में कोई हीट भेजता ही नहीं है। तो Q2 फिर यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? 0 मिलेगा। जितनी भी हीट एनर्जी आई वो सारी की सारी किस में चलेगी? वर्क में चलेगी। तो इस सूरत में फिर हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले, इफ नो हीट इज एग्जॉस्टेड बाय द इंजन सो ऑल द हीट Q1 एब्जॉर्ब्ड, सो Q2 इज इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा हमारे पास? 0। यानी आइडियल केस है ये, ठीक है। थ्योरेटिकली कह सकते हैं इसको, आइडियल कह सकते हैं, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। कुछ ना कुछ हीट जो है वो जरूर जो है वो सिंक में जाती है, वेस्ट होती है। कभी भी सारी की सारी इनपुट को आउटपुट में चेंज नहीं किया जा सकता, या सारी की सारी इनपुट जो हमने हीट एब्जॉर्ब की सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है ये, ठीक है। तो यहाँ पर हम वैसे एज्यूम कर लेते हैं आइडियल केस के तौर पर कि ये ऐसा हीट इंजन है जिसने सारी की सारी हीट एनर्जी को वर्क में चेंज कर दिया और Q2 की तरफ यहाँ पर 0 हीट गई, ठीक है। तो जहाँ पर फिर Q2 है वहाँ पर क्या पुट कर देंगे आप? 0 पुट कर देंगे। ये Q2 था, ठीक है, तो Q2 की तरफ हीट गई नहीं है आइडियल केस के अंदर, तो ये 0 हो गया। 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई Q1, तो 0 बाय एनीथिंग इज 0। 1 की जगह 1 आया, इधर की जगह क्या आ गया? 0 आ गया। 1 माइनस 0 किसके इक्वल है जी? 1 के इक्वल है। तो यहाँ पर इसकी एफिशिएंसी क्या है? 1 आ जाएगा। ओके बच्चों, अब हमारे पास जो एफिशिएंसी आ चुकी है इसकी वो 1 आ चुकी है, ठीक है। और ये मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है। अगर आप इसको परसेंटेज में चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये परसेंटेज में एफिशिएंसी मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास एक 100% एफिशिएंट बन जाएगा अगर इसकी सारी की सारी हीट एनर्जी वो वर्क में तब्दील हो जाए, ठीक है, और सिंक में कोई भी हीट ना जाए, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ओके बच्चों, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।